अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अपने मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। और गुज़िश्ता हफ्ते तक जो मौज़ूए गुफ्तगू था वो इंतखाबात के हवाले से था। वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे कैंटोनमेंट का इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो, बल्दियाती इंतखाबात हो या किसी भी किस्म का। ये जो इलेक्शन हुआ है गुज़िश्ता रोज़, इसके हवाले से ख़ास तौर पे कैंटोनमेंट के बात करेंगे, ख़बरों में आप देख ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमें अमूमी जायज़ा लेना होगा इस वक्त की जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और मौशी सूरत हाल है। इस हवाले से आज ख़ास तौर पे प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। और साथ साथ ये कि फ़ैसिलिटीज़ के हवाले से पिछले दिनों कुछ बातें होती रही हैं, आवाम को किस किस्म की सहूलियात मुहैया की जानी चाहिए थीं और इस वक्त भी नहीं की गई हैं। और ख़ास तौर पर से कुछ देर पहले जब मैं यहाँ से आ रहा था यूनिवर्सिटी रोड पर, मैंने तवील कतार देखी एनएडी यूनिवर्सिटी के बाहर, तो सोचने पे मजबूर हो गया कि ये आज भी इस वक्त ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल है, इसमें कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को हजूम से दूर रखा जाए, हजूम की शक्ल इख्तियार करने से रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद ये 1 या 1.5 किलोमीटर तवील एक कतार मैंने इंसानों की देखी है, आज भी इस दौर में हो रहा है। इसका क्या मकसद है? और जहाँ पूरी दुनिया में चीज़ें सिस्टमेटिक हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, वहाँ पे लोगों को कतार और इंतज़ार की खफत क्यों उठानी पड़ रही है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके ऊपर भी आज ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँगा। साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो मौशी सूरत हाल है वो किस तरफ लेकर जा रही है, हमें ये समझना ज़रूरी है। जिस किस्म के आदाद शुमार पेश किए जाते हैं, सब लोग ये पूछते हैं, देखने वाले प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस किस्म के आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं। और ये जो ख़ास तौर पे महंगाई का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इसको काबू किस तरह किया जाएगा और कौन सी ऐसी हुकूमत आएगी जिसके पास वाक़ईतन ऐसा फार्मूला होगा जो इस बढ़ती महंगाई को काबू कर सके। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, खुलकर उनसे गुफ्तगू होगी इन तमाम मामलात पर। सबसे पहले मौजूद मेहमान इफ्तिखार गज़ाली साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ हवालों से हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पर तालीम के शोबे पर। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गज़ाली साहब। दूसरे एक और बड़े हमारे ख़ास मेहमान, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाइयों की तरह हैं। इकॉनमी के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे जो सही आदाद शुमार हैं वो सामने रखते हैं और इस हवाले से भी बात करते हैं कि किस तरह इन तमाम मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है और चैम्बर से, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो अफेयर्स हैं उनको देख रहे हैं, एक्टिव बिजनेस वर्कर हैं जनाब जुनैद रहमान साहब, मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। जुनैद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। गज़ाली भाई, बिला ताख़ीर सबसे पहले तो इंतखाबात के हवाले से ये जो रुझान है, तब्दीली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो ज़बान पे आते आते रुक जाता है। तो रुझान में कोई तब्दीली नज़र आई है? ख़ास तौर पे ये जो नताइज नज़र आ रहे हैं, क्या समझते हैं? पहले चाहूँगा इस हवाले से बात की जाए कि वाकई ये जो नताइज हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं या करेंगे कि आने वाले वक्त में कौन सी जमात है जो कामयाब होगी। और सवाल फिर दूसरा ये होगा आपसे कि जो आवाम के जो सतही मसाइल हैं, क्या इनको वाक़ईतन ही हल करने में कामयाब होंगे? फरमाइए। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम के रुझान को नापने का और देखने का एक अहम तरीन ज़रिया हमारे यहाँ वोट है। बिल्कुल ठीक है मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी सरगर्मियाँ जारी रखती हैं जी। और उसके बाद इंतखाबात के मौके पर हम आवाम के रुझान को वोट की शक्ल में सामने देखते हैं। जांच लेते हैं। गुज़िश्ता आम इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में कामयाबी हासिल की। जी। मुल्क के 2 सूबों में उनकी मुकम्मल हुकूमत, वफाकी हुकूमत, और बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेशन के साथ उनकी हुकूमत बनी। अच्छा, एक चीज़ ये जहन में रखने की कि वोटर यही हैं जी। यही लोग हैं। वो कंटोनमेंट के इंतखाबात हों, बल्दियाती इंतखाबात हों, सूबाई या कौमी असम्बली के इंतखाबात हों, वोट इन्हीं लोगों ने डालना है। अब सूरत हाल इस तरह की है कि अगर हम गुज़िश्ता रोज़ होने वाले कराची कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज का जायज़ा लें तो यासिर भाई देखिए, कराची गुज़िश्ता 30 साल से ज़्यादा अरसे से एक मखसूस सियासी जमात के अंडर कंट्रोल रहा। बिल्कुल ठीक है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात से पहले जो है वो कराची में एक ऑपरेशन हुआ, सिंध के शहरी इलाकों में, ख़ास तौर पर कराची हैदराबाद में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। भत्ता और लैंड माफिया जो है उस कल्चर का एक तरीके से ख़ात्मा हुआ
और जब आम इंतखाबात मुनक्किद हुए तो कराची में हमें तकरीबन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी नज़र आई। ऐसा ही। लेकिन इंतखाबात में कामयाबी के बाद जो सूरत हाल सामने आई वो ये हुई कि शहर से मुंतखब अरकान ने, चाहे वो कौमी असम्बली के अरकान हो या सूबाई असम्बली के अरकान हो, शहर को ओन नहीं किया। ऐसा ही। शहर खंडर का ढेर बनता रहा, शहरी मसाइल का शिकार होते रहे। कोरोना वायरस की वबा ने जहां पूरी दुनिया की इकॉनमी को मुतासिर किया, वहां हमारे इस पोर्ट सिटी को बेअंदाज़ा मुतासिर किया। लेकिन उसके हवाले से ना सूबाई हुकूमत ने, ना वफाकी हुकूमत ने और ना ही कराची से मुंतखब नुमाइंदों ने कोई कारकर्दगी या किसी तरह की मनसूबाबंदी में अपना कोई किरदार अदा किया। बेरोजगारी अपने उरूज पर, पानी और टैंकर माफिया के रहमो करम पर ये शहर छोड़ दिया गया। नतीजे क्या निकला कि आवाम जो है वो शदीद बेजारी का शिकार हो गए। जैसा कि अभी आपने एक लफ्ज़ तब्दीली को जो है वो अपनी ज़बान पर लाते हुए डर का इजहार किया, तो हकीकत हाल यही है कि इस लफ्ज़ तब्दीली को हमने बहुत हाइप पर पहुंचा दिया। लोगों ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली, लेकिन जब वो तब्दीली आई और उसके बाद लोग उस नताइज के मुंतज़िर नज़र आए तो हमें वो नतीजा सामने आता हुआ नज़र नहीं आया। ख़ास तौर पर अगर हम अपने शहर कराची का जायज़ा लें तो नतीजा नील बटा नील या सिफर की सूरत में नज़र आया। हमने यहाँ ऐसे अफराद को भी देखा कि जिन्होंने एक साबका हुकूमत को मेन होल्स के ढक्कन के हवाले से फिक्सिट करते हुए देखा, बाद में वो लोग असेंबली में पहुंचे और वो फिक्सिट जो है वो असखुद फिक्सिट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना। तो अब लोगों के रुझान की तब्दीली जो है उसका इजहार उन्होंने किस तरह करना है। आम इंतखाबात के बाद ये पहला मौका है कि लोगों को कंटोनमेंट के इंतखाबात के ज़रिए जो है, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के ज़रिए अपनी राय के इजहार का मौका मिला। और कल कराची से जो नताइज सामने आए हैं उन नताइज ने कराची के अवाम का रुझान सामने रख दिया। एक चीज़ ये भी जहन में रखने की है यासिर भाई कि देखिए हमारे जो कंटोनमेंट एरियाज़ हैं ये वो एरियाज़ हैं जो कराची के पोश इलाकों में शुमार होते हैं। यहाँ शहर का पढ़ा लिखा तबका रहता है। ठीक है। और ये वो तबका है कि जिसने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर अंदाज में साथ दिया। आज अगर वो तबका जो है उसके रुझान में आपको तब्दीली नज़र आए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है तहरीक के लिए, हमारी सियासी जमातों के लिए, कि लोग अपने वोट के इजहार के जरिए अपने रुझान की तब्दीली को वाज़ेह तौर पर लोग सामने ला रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि कराची से मुंतखब अरकान इस शहर को ओन करें और शहर के मसाइल के हवाले से अपना किरदार अदा करें, वरना इन फ्यूचर इसी तरह के नताइज को सामने रखें। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि आने वाले वक्त में जो इंतखाबात होंगे कम बेश ऐसी ही सूरत हाल उभरती हुई नज़र आ रही है। जुनैद भाई ये फरमाइएगा, हुकूमतों से, कोई भी हुकूमत हो, बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। हम इकॉनमी के हवाले से जब बातें सुनते थे तो हमें ये कहा जाता था जी हमारे जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल डेट्स हैं ख़त्म कर दिए जाएंगे, पता नहीं कहाँ से डॉलर कोई लाएगा, 200 अरब उधर फेंकेगा, पता नहीं किस किस्म की बातें हुई हैं। हकीकतन क्या हो रहा है ये ज़रा फरमाइएगा। और फिर मैं थोड़ा सा आगे चल के इकनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ भी आऊँगा। सबसे पहले तो क्योंकि आप बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हमें हर दौर में लोग नज़र आएँ, लेकिन वही 25 बिलियन का एक आपको पता है एक मार्क है, उसको अचीव कर लें बड़ी बात होती है। पोटेंशियल ये कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या हुकूमतों की तरजीहात में ये चीज़ शामिल नज़र आ रही है कि पॉलिसी मेकिंग से वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही? ये समझना बड़ा मुश्किल है। लोग भी ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये फरमाइए। भाई देखिए, नो डाउट अबाउट इट के जो मैंडेट मिला है वो ख़ास तौर पे कराची के हवाले से एक हिस्टोरिक मैंडेट मिला और मतलब बेसिकली इट वाज थॉट आफ्टर, उसके बाद के डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। देखिए, यहाँ तक माशी हवाले से अगर आप बात करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो अभी जो हमारा साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें आपने सही कहा कि हम 25 बिलियन डॉलर्स का हमने टारगेट अचीव किया है इस साल, और वो भी आप समझें कि एक बड़ी जिद्दोजहद के बाद उसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आपने जैसे आपने पॉलिसी की बात की, देखें पॉलिसी जो है वो बेसिकली डायरेक्शन देती है और अनसर्टेनिटी को क्लियर करती है। हमारे पास क्योंकि हमारा मेन सेक्टर जो है वो टेक्सटाइल का सेक्टर है, हमारी जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं 65% ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर टेक्सटाइल रिलेटेड जो है, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो इट्स मोर देन 3 years नाउ और स्टिल द टेक्सटाइल पॉलिसी इज अवेटेड।
बिल्कुल। तो अगर आप ये देखें कि हम चाहते हैं अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना और टेक्सटाइल में भी इसको इंक्रीज करना प्लस ओवरऑल एक्सपोर्ट बनाना, और पॉलिसी का ना होना या डिले होना ये डेफिनेटली एक कॉन्ट्रास्ट है विद दी एजेंडा। कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल एजेंडा है इसको चीज़ों को ठीक करने का, और डेफिनेटली है, तो आई थिंक सो देन टाइमली डिसीजन शुड बी मेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, बिकॉज दैट अफेक्ट्स द नंबर्स एक्चुअली। लेकिन आपकी पॉलिसी होगी, जैसे आप देखें ऑटो पॉलिसी आ गई, अगर आज से चंद साल पहले ऑटो पॉलिसी आई तो ऑटो सेक्टर का सीन पूरा चेंज हो गया। आप देखें जो सेक्टर जो है वो पिछले 3 साल पहले और 2 साल पहले बिल्कुल बुरहान का शिकार था, अंडर परफॉर्म कर रहा था, और उसमें जो है जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही थी, इनफैक्ट क्लोजर्स हो रहे थे फैक्ट्रीज के, जो है वेंडर्स क्लोज हो रहे थे। आज वो सेक्टर जो है वो बहुत फ्लरिश कर रहा है। ठीक है जुनैद भाई, एक चीज़ का और तस्करा कीजिएगा, रीजन के अंदर हम compete करने की बात करते हैं, एशियन टाइगर बनने की बात करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ के जो पोटेंशियल है वो 10 to 20 टाइम्स बढ़ गया। बांग्लादेश जैसी कंट्री के अंदर हमने देखा 50 बिलियन और ओवर 50 बिलियन की बातें होती हैं, 100 बिलियन की बातें होना शुरू हो गई, फिर अपने टारगेट्स उन्होंने सेट किए। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्या वाक़तन ऐसा है कि हमारा पोटेंशियल नहीं है या कम हो रहा है जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत थी? आई मीन ये 2021 तक हम पहुँच गए हैं और यहाँ तक भी अभी तक हम अपना पोटेंशियल नहीं बढ़ा सके। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या हमारे पास रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, या हमने इसके ऊपर काम नहीं किया, या नए एवेन्यूज़ को हमने टैप करने की कोशिश नहीं की? ये एक्चुअली प्रॉब्लम लाए कहाँ करता है, वो देखने वाले ये बड़ा सवाल करते हैं। बिल्कुल, बहुत आपका बेहतरीन सवाल है। कि देखें, पहली बात ये कि हम आपने बात की रीजन की बात की, आपने हमारे दो पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे टेक्सटाइल में कॉम्पीट करते हैं, एक बांग्लादेश और एक इंडिया। दोनों कंट्रीज़ हमारे लिए एक मिसाल है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया ऐसा मुल्क है जो कि जिसके अंदर कॉटन की एक बहुत बड़ी क्रॉप होती है, और कॉटन में वो वाफिर है कॉटन की क्रॉप के हवाले से। और बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जहाँ कॉटन बिल्कुल नहीं होती, वो इम्पोर्ट पे बेस्ड है। तो आप देखिए हमारे पास दोनों एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जिस मुल्क के पास कॉटन मौजूद है उसने भी अपनी पॉलिसीज के थ्रू जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव किया एक्सपोर्ट के, और जिसके पास नहीं है उसने भी पॉलिसी मैटर्स के थ्रू अपने अचीव किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और यहाँ पे तस्करा कर लेते हैं। ये जैसे बात हो रही है टेक्सटाइल के हवाले से, ये चीज़ हमें जहन में रखनी होगी। ये जो पूरी कोविड की सिचुएशन अभी तक है, जो जारी सूरत हाल ख़त्म नहीं हुई है, ये इसमें कुछ ब्लेसिंग्स भी हमारे लिए आई हैं टेक्सटाइल के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि रीजन के अंदर खुदा का बड़ा शुक्र है, बार बार ये बात दोहराते हैं कि वो सिचुएशन हमारी इतनी क्रिटिकल नहीं हुई जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ में, बांग्लादेश में या इंडिया के अंदर हुई है। उसका कहा यह जा रहा था कि हमें बड़ा एडवांटेज जो है वो मिल सकता था, और मिला भी समहाउ हमें। हमारे पास ऑर्डर्स भी जो हम ओवरबुक्ड हुए एक सिचुएशन पे, लेकिन अगेन जब हमारा पोटेंशियल हमने नहीं बढ़ाया तो उसकी वजह से हम वो अपॉर्चुनिटी को सही तरह से ग्रास्प नहीं कर सके। जुनैद भाई, ऐसा ही हुआ है? ये भी ज़रा फरमाइएगा ना, क्योंकि क्रेडिट तो हर कोई लेता है, लेकिन ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक आपके पास आई है उसको कैसे हम निगलेक्ट कर सकते? देखिए बिल्कुल, डेफिनेटली जो हमारे जो रीजन था उसमें वी वर बेटर ऑफ कोविड के हवाले से, और ट्रिकल डाउन हमें इसका इफेक्ट मिला, ऑर्डर्स डाइवर्ट हुए पाकिस्तान की तरफ, और जो एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े इसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमें टाइमली जो है वो जिस वक्त हम आप कह लें सेकंड वेव से निकल रहे थे, उस वक्त जो है हमें ये ऑर्डर्स जो है वो आना शुरू हुए, तो हमें एक अच्छा इसमें फ्लो मिला। अब जहाँ तक बात है इसको कैपिटलाइज करने की, देखिए गोइंग फॉरवर्ड जो है ना वो कुछ चीज़ें बड़ी अहम है। अगर आप देखें तो जो टेक्सटाइल में जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की जो होती है, उसमें यूजुअली जो है 35% इज पावर, एनर्जी गैस और एनर्जी कॉस्ट कह लें, गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो है। अब कीपिंग दैट इन माइंड आप ये देखें कि हमारी पावर कॉस्ट जो है, हमारी गैस की कॉस्ट जो है वो, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम लोग $6.5 पर MMBTU पे बेस्ड हैं पाकिस्तान के अंदर जो है, जबकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो $4.5 पे बेस्ड हैं, इवन 4 पे भी बेस्ड हैं। अच्छा, उस तरह अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएँ तो बिजली का हमारा जो टैरिफ है, जिसे हम कहते हैं रीजनली कंपेरेटिव टैरिफ कहते हैं, वो हमारा 9.1 सेंट्स पे बेस है पर किलोवाट आवर जो है, जबकि अगेन इफ यू कंपेयर विद द रीजन तो दे आर बेस्ड ऑन 7 सेंट्स के ऊपर। तो ये इतना बड़ा फ़र्क है, ऑल्दो ये जो फ़र्क है ये इसको गैप को कम किया गया है, पहले इससे भी ज़्यादा था ये। तो आप देखें कि जब गैप को कम किया गया तो कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है, मगर द इशू इज़ के
these things they make us uncompetitive. दूसरी बात ये कि as the winter approaches, जैसे सर्दी का मौसम आता है Heading towards तो peak season. बिल्कुल तो उसमें घंटी जो है बजना शुरू हो गई। बिल्कुल जो है तो उसमें जब ठंड आती है तो फिर वो जो है हमारे पास भी एक किस्म का एक कितना एक वेदर चेंज हो जाता है इंडस्ट्री में जी। और गैस जो है गायब हो जाती है। तो अगर आप देखें कि अगर हमने ये टारगेट सेट किए अपने एक्सपोर्ट्स के, मंथली नंबर्स हम देखते हैं कि हमारी कितनी एक्सपोर्ट्स पर मंथ जा रही हैं, ईयर में कितना क्लोज हो रहा है, और ऑन द अदर हैंड हम पावर शॉर्टेज में चले जाएं, गैस जो है वो ना हो और गैस लोड शेडिंग हो जाए, इंडस्ट्री के पास अवेलेबिलिटी ना हो गैस की, तो आप बताइए ऑर्डर्स कैसे पूरे होंगे। एंड देन सेकेंडली जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर है वो जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, वो यूजुअली इतना कॉम्पेरेटिव नहीं होता कि जो कि आपको फिर यू नो टू सर्वाइव। तो इन शॉर्ट पावर का जो एक तो कॉस्ट ऑफ पावर और दूसरी ये कि उसकी जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है, दैट इज वन ऑफ द मेन एसेंसेस। अगर हमें इफ यू वांट टू, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल, एग्जैक्टली, बट मैं दिस इज वन उसी ऑफ की द मेन तरफ आ रहा हूं ना फैक्टर्स। कि अब ये तो एक चीज़ है ना जिसकी निशानदेही की गई है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई आपके पास होनी चाहिए, आगे बढ़ते जाएं, इसमें फ्रेट कॉस्ट भी आएगी। अब देखना ये है कि ग्लोबली उसमें इजाफा हो रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, और प्लस कि रुपी डॉलर की पैरिटी की वजह से उसमें कितना इजाफा होगा, जो मुझे जो एक्सपोर्ट में कोई भी प्रोडक्ट कर रहा हूँ उसको कितना इसका जो है वो बर्डन उठाना पड़ेगा। इसके ऊपर बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ इकॉनमी के हवाले से और हुकूमत की तरजीहात के हवाले से कि पॉलिसी मेकिंग है क्या, टारगेट्स को अपने किस तरह अचीव किया जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आबादी, दुनिया में आबादी के हवाले से 5वां या 6ठा बड़ा मुल्क बन चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सतही मसाइल ही हल नहीं हो पा रहा है। और अगर ये जो सतही मसाइल जिसको हम कहते हैं, इसमें पानी, सीवरेज और इस तरह के मसाइल अगर वो हल नहीं होंगे, बिलखुसूस शहर कराची में जो आपकी पूरी मईशत का हब है, अगर ये मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर वो जो टारगेट्स जिनकी हम बात करते हैं रात दिन, जिनके बारे में हम बैठ के ऐलानात करते हैं, कैसे अचीव होंगे, ये समझना ज़रूरी है। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे इफ्तिखार गजाली साहब, जुनैदुर रहमान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। सतही मसाइल हल नहीं होते, बड़े बड़े नंबर्स की बात करते हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि अगर शहर कराची जो कि आपकी इकॉनमी का हब है, सूरत हाल ये, कुछ देर पहले मैंने तस्करा किया कि मैं जब दफ्तर की तरफ आ रहा था, 1.5 किलोमीटर लंबी एक लाइन मैंने देखी, ख़वातीन जिसके अंदर खड़ी हुई। अब वो दाखिले के लिए या किसी भी हवाले से आज तक आपके पास वो सिस्टम नहीं है, आप जो है बना सके कि जिसके ज़रिए ऑनलाइन सारे काम हो जाए। बहुत बुनियादी सी चीज़ है, दुनिया बहुत पहले ये पीछे छोड़ कर आ चुकी है, आज हम उसी जगह पे खड़े हैं। फरमाइए, ये सतही मसाइल हल नहीं होंगे, कैसे अचीव करेंगे आप अपने टारगेट्स? यासिर भाई, आपने प्रोग्राम के शुरू में भी इसका जिक्र किया और अभी फिर आप अपने सवाल के अंदर भी आपने इस बात को दोहराया कि अभी आते वक्त आपने जो है वो एनडी यूनिवर्सिटी के बाहर एक बहुत लंबी कतार देखी है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो लंबी कतार अभी आपने आते वक्त देखी है, ये हमारे मुस्तकबिल के असातिज़ा हैं जी। ये इंटरव्यू हो रहे हैं असातिज़ा के लिए, IBA इंटरव्यू कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना, ये वो हैं जिन्होंने आगे जाकर हमारे मुल्क की, हमारे शहर कराची की, हमारे सूबे सिंध की तालीमी निज़ाम को संभालना है, हमारी कौम को जो है और हमारी आइंदा आने वाली नस्ल को जिन्होंने तरबियत देनी है, उनको हमने इस तरह जो है वो लाइन में लगा रखा है। अच्छा, अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है यासिर भाई कि देखिए, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में कराची के हवाले से और कराची के मसाइल के हवाले से बातचीत करते रहते हैं। देखिए, एक सूरत हाल ये भी है कि हमारा सूबा सिंध है जी, सूबा सिंध का बड़ा शहर कराची, बिल्कुल ठीक, हमारा माशी हब भी है, हमारा पोर्ट सिटी भी है, और पूरे मुल्क से जो है वो लोग रोजगार के जरिए कराची आते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम अपने सूबे सिंध का जायज़ा लें तो सिंध से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की कराची शहर की जानिब मूव करती है ज़राए रोज़गार के लिए, अपनी आमदनी के लिए और यहाँ नौकरी तलाश करने के लिए। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब इतनी बड़ी तादाद शहर की जानिब मूव करेगी
तो शहर की आबादी पर कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा। एक तो ये कि जो मकामी लोग हैं उनके लिए रोज़गार के ज़राए जो है वो कम से कम होते चले जाएंगे। दूसरी जानिब शहर में जितनी भी बुनियादी सहूलियात हैं उन पर एक असरात मुरतब होंगे, यानी सेहत की बुनियादी सहूलत जो है वो परेशान कुन सूरत हाल अख्तियार कर जाएगी, तालीम की सूरत हाल जो है वो परेशान कुन सूरत हाल अख्तियार कर जाएगी, आपका सेवरेज का निज़ाम, आपका पानी का निज़ाम, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, तमाम की तमाम चीज़ों पर बेतहाशा दबाव पड़ जाएगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि अंदरून सिंध रहने वाले जो अफराद हैं अगर उनको वहाँ मकामी सतह पर ही रोज़गार के और बेहतर अंदाज के मौके मैसर आ जाए तो शायद वो शहर की जानिब मूव ना करें, लेकिन सूरत हाल यकसर इसके बरक्स है। मैं आपसे गुजारिश करूँ यासिर भाई कि देखिए हमारा ज़िला सक्खर है, ज़िला सक्खर का एक इलाका है बागड़जी और उसके अतराफ कच्चे का इलाका है। आप एक तवील अरसे से सुन रहे होंगे कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हमारी पुलिस जो है वो ये ऑपरेशन कर रही है। हमने सिंध के शहरी इलाकों में रेंजर्स और फौज के जरिए ऑपरेशन कराया, लेकिन उस एरिया में हम जो है वो इस इदारे को शामिल करने पर इन्वॉल्व होने के करने के लिए तैयार नहीं है। कच्चे का वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो डाकुओं की आमाज का बन चुका है। आपने गुज़िश्ता दिनों मीडिया पर भी देखा होगा कि बाकायदा पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी को उन्होंने घेर लिया, वहां अंदर मौजूद पुलिस के एहलकार महसूर होकर रह गए। उन्होंने अपने वीडियो पैगामात कसमापुरसी की हालत में जो है वो ऑन एयर किए और सोशल मीडिया की वो जीनत बने, और जिसके बाद वो पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर भी सामने आई कि जब पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी के इर्द गिर्द डाकू इस फातिहाना अंदाज में हमें घूमते हुए नजर आए कि जैसे किसी मफतूहा फौज की कोई शक्ल हमें जो है वो मुख्तलिफ हवालों से नजर आती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक तवील अरसे से एक ऑपरेशन जारी है डाकुओं के खिलाफ उस कच्चे के इलाके में। आपने अपनी पुलिस के अहम तरीन अफसरात को मुख्तलिफ औकात में वहाँ तैनात भी किया, नताइज क्यों नहीं सामने आ रहे? सोचने की बात यह है कि आया ऐसे कौन से बड़े हाथ उनके पीछे मौजूद हैं, ऐसी कौन सी सियासी कारफरमाइयाँ उनके पीछे मौजूद हैं कि जिसकी वजह से वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा। गुज़िश्ता दिनों जो है वो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि सिंध की कुछ रिवायात भी हैं। एक कुल्फी फरोश वहां से गुजर रहा था, एक आम आदमी, उसे डाकू ने रुकने का इशारा किया, वो घबरा गया और डर गया और उसने भागना शुरू किया। नतीजतन पीछे से उस पर डाकुओं ने फायर किए और वो गरीब कुल्फी फरोश जो है वो वहां इंतकाल कर गया। उसके जो लवाहिकीन जो इंतहाई गरीब तरीन लोग हैं उन्होंने उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी दादरसी नहीं हो सकती। पुलिस ने अज खुद रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन सिंध की रिवायत के मुताबिक आज भी सूरत हाल ये है कि उस इलाके के लोगों ने कुरान मजीद को वो करते ये हैं कि एक झूले टाइप की झोलियाँ सी बना के जो है वो अपने घरों के बाहर लटका देते हैं कि हम ये फरियाद अल्लाह ताला से कर रहे हैं कि या अल्लाह हम पर ऐसा जुल्म हुआ है, तू हमारी दादरसी फरमा। उन्होंने कुरान मजीद जो है वो वहाँ लटका रखे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी वफाकी हुकूमत, हमारी सूबाई हुकूमत इस सारी की सारी सूरत हाल को गैर सियासी अंदाज में हल करने की कोशिश करे, अपने मफादात को सामने ना रखे। मैं वफाकी हुकूमत, हमारी पीटीआई की हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये अपील करूँगा कि खान साहब आप पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, आपकी सूबा पंजाब में हुकूमत है, आप हफ्तावार बुनियाद पर जो है वो सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होते हैं और लाहौर में जो है वो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए जाते हैं। लेकिन सिंध के शहरी अवाम ने आपको वोट दिए और सूबा सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जरूरत इस चीज़ की है आप अंदरून सिंध मुस्तकिल बुनियादों पे दौरे करें। कितना अरसा हुआ कि आपने लाड़काना, सक्खर, घोटकी या किसी और इलाके का दौरा किया। इसी तरह सूबाई हुकूमत का ये काम है कि सूबाई हुकूमत जो है वो इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो हल करने की कोशिश करे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अफजाली भाई, ये बड़ा अहम मुद्दा है जिसको अभी आपने उठाया है, इसके ऊपर आगे चल के ज़रूर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी कि ख़ास तौर पे जो अमन अमान की सूरत हाल है इसको बेहतर बनाना ज़रूरी है। वो शहर कराची में जो सूरत हाल गुज़िश्ता सालों में रही है, खुदा का शुक्र है कि उसमें काफ़ी बेहतरी आई। और अब जैसे हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस थोड़ा सा आते हैं कि हमारे इशूज़ तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। फिर मैं जब हमेशा ये बात करता हूँ कि हम अपना पोटेंशियल कैसे बढ़ाएंगे, एक की तो निशानदेही आपने ब्रेक पे जाने से पहले की कि जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है अगर ये मिलती रहेगी तो शायद आप अपने टारगेट्स को मीट करेंगे, लेकिन यहाँ तो फ्रेट चार्जेस और रुपी डॉलर की पैरिटी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। कैसे चीज़ों का बैलेंस आएगा? और पॉलिसी मेकिंग में वो चीज़ रिफ्लेक्ट अगेन नहीं हो पा रही। बाहर से एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो आपने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, उसके बगैर आप कुछ कर नहीं पा रहे। क्या हो रहा है आपकी इकॉनमी? जी जी प्लीज़, आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। आपका तो खुद इससे ताल्लुक भी है। जी देखिए, जैसे कि
कराची के हवाले से अगर मैं बात करूँ स्पेशली बिकॉज कराची इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान और जो है इज़ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री, 60% ज़्यादा रेवेन्यू कराची से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कीपिंग दैट इन पर्सपेक्टिव अगर उसको हम अपने सामने रखें तो जो नो डाउट कि लॉ ऑर्डर की सिचुएशन डेफिनेटली कुछ बेहतर हुई पिछले दिनों के मुकाबले में, जो पहले बहुत एक बदतरीन कैफियत हो गई थी यहाँ पे और बहुत ज़्यादा जान और माल के लोगों को ख़तरा था, उससे तो हम डेफिनेटली निकल के बेहतर आए। उसमें लॉ एंड ऑर्डर से एजेंसीज का बहुत बड़ा किरदार है, नो डाउट अबाउट इट। बट देन अगेन गोइंग फॉरवर्ड जो पोजीशन इस वक्त है उसमें ये कि स्ट्रीट क्राइम इज़ अगेन अ बिग चैलेंज। ये एक ऐसा मसला है जो कि हम अभी तक जो है इसको आप कह लें कि कंसिस्टेंसी के साथ हल नहीं कर सकें। बेहतरी आती है फिर हालत ख़राब होती है। और स्ट्रीट क्राइम जो है एक ऐसा इशू है जिससे माशरे में एक खौफ व हरास की कैफियत फैलती है। जब लोग बाहर निकलते हैं फैमिलीज़ के साथ और विद नो तो वो फिर ज़ाहिर है उनमें उनको जो है वो एक हमेशा को एक खौफ होता है कि खुदा न खास्ता किसी वक्त कोई भी मिसा हादसा हो सकता है। और कई दफ़ा ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि उसमें कोई ना कोई फैटेलिटी भी जाती है, कोई ऐसा हादसा भी हो जाता है इसकी वजह से जो है। तो ये इसका जो एक सोल्यूशन है, देखिए अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो दुनिया ने इन चैलेंजेस को कैसे काबू किया है। अगर हम देखें कि दुनिया में भी ज़ाहिर है क्राइम होता है, दुनिया में भी जो है वो मसले मसाइल हैं और सोल्यूशन तो उसका निकाला है ना उन्होंने। तो अगर आप देखें तो एक अच्छा प्रोजेक्ट इसके लिए सामने आया था जो कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है, वो कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बारे में बात हो रही थी। बिल्कुल। तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो रुका हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली वो बहुत इफेक्टिव साबित होगा, ना कि लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने में और उसके साथ साथ जो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि वी हैव सीन कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्राइम होता है उसके बाद एफआईआर भी हो जाती है, मगर उसकी जो केस की जो आप कह लें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो ना होने की वजह से या उसमें एविडेंस का फुकदान होने की वजह से, एविडेंस ना होने की वजह से जो है वो केस जो है वो फिर आप कह लीजिए कि वो सही उसका जो है वो रिजल्ट नहीं निकल पाता जो है, और जो आप कह लें जो कल्प्रेट्स हैं उनको कन्विक्ट नहीं हो पाते वो। तो ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट आप समझिए हम एक खड़े हैं जंक्शन पे जहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड ये जो हमारा एरिया ऑफ लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली फॉर कराची दैट आल्सो हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ स्पेशली इन लाइट ऑफ कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट। यहाँ तक दूसरी आपने बात की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की कि हम कैसे उसको कंट्रोल करें। देखें हमारे पास इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स सामने आते हैं। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो जिसका ताल्लुक टैक्सेशन से है। एक आम तौर पे एक आप कह लें क्लोज टू आइडियल जो है वो एक ये होता है सोल्यूशन कि 70% जो टैक्स है जो वो दैट शुड बी डायरेक्ट टैक्सेशन और 30% शुड बी इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये कैसे फार्मूला है जो कि जिसके तहत जो है देखा गया है कि कॉस्ट जो है वो नहीं बढ़ती। जब होता क्या है, जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है आप लगाते हैं चीज़ों के ऊपर, बिजली के बिल्स के ऊपर, गैस के बिल्स के ऊपर, आप कोई परचेज करें इसके ऊपर, फ्यूल के ऊपर, तो इकोनॉमी का हर छोटा बड़ा जो फ़र्द है वो टैक्स दे रहा होता है। गो के उसको जो है उस तरह नहीं लिया जाता मगर वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा होता है। तो जब हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स करते हैं तो अल्टीमेटली कॉस्ट में इजाफा होता है उसके लिए। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाते हैं, उसको बढ़ाने की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो भी डेफिनेटली बेहतर तौर पर बढ़ता है, प्लस इन्फ्लेशन का उससे जो है वो इफेक्ट नहीं आता जो कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक और अहम फैक्टर जो है वो हमारी जो बेसिकली इकॉनमी है या हमारी जो एक्सपोर्ट्स कह लीजिए आप, वो इम्पोर्ट बेस्ड है। जी। एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारी रॉ मटेरियल का वो इंपोर्ट होता है। अगर हम जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो जाहिर है और उसकी जो है हमें डॉलर की जो आप कह लीजिए इनकी जो उतार चढ़ाव फेस करना पड़ता है, फिर ये कि उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, ड्यूटी टैरिफ लगती है, तो दैट आल्सो इंक्रीजेस द कॉस्ट। अब जब हम व्हेन वी आर इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल तो और उसके बाद हम फिर इसको चीज़ों को यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं और लोकल इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो इतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते। हमारे पास एक पॉलिसी जो है वो मिसिंग है, आई वुड से, वो जिसे हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है। हमें चाहिए कि वक्त के साथ साथ जो ऐसी पॉलिसी की तरफ जाएँ जो कि हमारी इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करे ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें लोकल प्रोड्यूस कर सकें। होगा कैसे? सवाल ये पैदा होता है कि जब कॉस्ट डिफरेंस इतना बढ़ जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ एक पेन जो चाइना से आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, अगर ये आपको 10 रुपये में पड़ता है इसकी अगर कॉस्ट, तो यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड करेंगे तो ये तो 200 रुपये से ज़्यादा का पड़ेगा। तो हमारे लिए तो ये फीजिबल है ही नहीं। कैसे मटीरियलाइज? देखिए, इसका ताल्लुक मैंने आपसे एड्रेस किया कि इसका ताल्लुक इंपोर्ट टैरिफ से, ठीक है, प्लस सेकेंडली पॉलिसी से इसका ताल्लुक है। अगर फॉर एग्जांपल जो हमारी टैक्स पॉलिसीज हैं, जो हमारी देखें कॉस्ट का हिस्सा क्या होता है, टैक्सेस होती हैं आपके कॉस्ट का हिस्सा, इंटरेस्ट
कॉस्ट आपका टैक्स का हिस्सा होती है, आपका कॉस्ट का हिस्सा होती है, देन इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड जो आपका जनरल वो है। तो बेसिकली व्हेन दीज कॉस्ट कम डाउन, जब आप इन कॉस्ट को नीचे लेके आएंगे, अभी अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो 9-10% से ऊपर क्रॉस कर रही है ऑफिशियल नंबर्स जो हैं, जबकि एक्चुअली आई थिंक इज मच हायर देन दैट जो है। तो इन्फ्लेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड, इंटरेस्ट रेट हैज टू कम डाउन। उसमें तो फेलियर ही नजर आया है कि आप ना ट्रांसपोर्टेशन वो हो नहीं सकती, वो तो आपको वो ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है, तो वो जो ऑयल प्राइसेस होंगी वो तो इनकर्ड होंगी। तो ये गवर्नमेंट हमेशा से ये चीज़ क्लेम करती है कि ये तो कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर है, और फिर उसके ऊपर एडिशनल लेवीज ये वो, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर तो कंट्रोल कर नहीं सकती, ज़ाहिर है इसी के ज़रिए उनको पूरा करना होगा, और वो चीज़ प्रैक्टिकल नज़र नहीं आती। तो अब इसके ऊपर किया क्या जा सकता है? बैठ के बहुत सारी मीटिंग्स होती है, फॉर्मूला हमेशा बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? अब सवाल ये भी तो है कि आपके पास इतनी आपकी बैकबोन स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम तमाम चीज़ों को बेयर करें। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में सब्सिडीज़ का विड्रॉ कर लेना एक बड़ा मुश्किल काम है, तो क्या आपके लिए सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं हो सकती जब तक आप इसको विड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन फिर कैसे आगे बढ़ेंगे ये ज़रा बताएं। देखिए, जहाँ तक आपने बात की इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूल की थी, इस वक्त फ्यूल इज़ नॉट, जो फ्यूल का जो इस वक्त रेट है वो इस वक्त इतना हाई लेवल पे नहीं है कि इसको हम जो है वो उससे हम हमारी कॉस्ट को इफेक्ट करें, हम पास ऑन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली द इशू ये इशूज मैं आपको वर्ष कर रहा हूँ, इशू ये बनता है कि हम जो बेसिकली जब हम डबल टैक्सेशन करते हैं, जब हम लोकल लेवल पे टैक्सेस लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाते हैं, दैट इंक्रीज अवर कॉस्ट। अगर फॉर एग्जांपल अगर आज हमारा जो ऑयल का इंटरनेशनल रेट है इस वक्त स्टिल इट्स फेवरेबल, गोइंग फॉरवर्ड अगर कोविड से दुनिया निकलती है और ये वापस चला जाता है ऊपर हाई लेवल्स के ऊपर जो है, तो इट विल बी अनदर प्रॉब्लम फॉर अस। तो इन शॉर्ट के एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और यू नो दिस इज इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करना, दीज आर द मेन फैक्टर्स व्हिच विल डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंटली स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं वही आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़, अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रोग्राम एंकर हूँ तो मैं इस अपने शोबे से रिलेटेड मसाइल को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानता हूँ, मैं आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकूँगा कि यहाँ बैठने में कितने मसाइल का मुझे सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और बैठकर अगर फैसला करेगा, पॉलिसी मेकिंग करेगा, तो इवेंचुअली उसका एंड रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। अच्छा जैसे मैं इसमें जी प्लीज़, मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहूँगा कि देखिए हमारे जुनैद भाई बैठे हैं, ये इकोनॉमी के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ है, टैक्स और सारे के सारे मामला ये सामने लेकर आए, डॉलर की फ्लक्चुएशन और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से इन्होंने तमाम की तमाम तफसीलात से आगाह किया। बिल्कुल, मैं सिर्फ इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि एक आम आदमी के मसाइल क्या हैं। देखिए इस वक्त जो है वो हम ज़र मुबादला के ज़खायर में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस वक्त जो है वो तरसीलात ज़र जो है वो 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। हम जो हमारे जो माशी माहरीन जो अशारिया हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, जो रेमिटेंस और सारी की सारी चीज़ें, अब ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक आम आदमी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर इतनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं, हमारी जो तरसीलात ज़र है, हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वो 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे हुए हैं। इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि आज हम डॉलर्स में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। डॉलर जो है वो 169 को टच कर रहा है, ठीक है। अब जब हम आते हैं इंपोर्ट की तरफ, अभी जुनैद भाई ने इशारा किया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर बेस करती है, तो जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे और उसके लिए $1 के बदले आपको 169 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो जाहिर है कि उसकी कॉस्ट में इजाफा होगा। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन हुकूमत के ज़ेर इंतजाम चलने वाला एक इदारा है जो सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड करके लोगों को आम अशिया मुहैया करता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तमाम की तमाम अशिया पर तकरीबन 100 रुपए से जायद का उसमें इजाफा हो गया है, यानी घी की कीमत में, तेल की कीमत में, दालों की कीमतों में उन्होंने लगभग जो है वो 100 रुपए के करीब इजाफा कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आम आदमी जो है कतार में लगकर और धक्के खाता हुआ जो है वो यूटिलिटी स्टोर पहुंचता है, और वहाँ जाके जब उसे पता चलता है कि वो घी जब वो यहाँ से 200 रुपये में ख़रीद रहा था, आज वो उसे 300 रुपये में मिलेगा। वो ऑयल का एक पाउच जो वो यहाँ से 220 रुपये में ख़रीद रहा था, आज उसे वो 320 और 325 रुपये में मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस आम आदमी के बजट पर क्या असर पड़ेगा। मैं लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में गुजारिश कर चुका हूँ कि देखिए एक आम इंसान, एक मोची, एक सब्जी की रेडी लगाने वाला, एक छोटा सा चाय का खोंचा लगाने वाला, उसके नज़दीक ये तमाम की तमाम चीज़ें
कोई मायने नहीं रखती कि जनाब जीडीपी रेशियो ये हो गया है और आईएमएफ से ये बातचीत हो गई है, फला हो गया। वो ये कहता है कि जनाब मैंने अपनी सब्जी की रेडी पर 5,000 रुपए की सब्जी लगाई है, मैं पूरा दिन गली गली घूमकर इसको सेल आउट करूंगा और शाम को आकर हिसाब करूंगा कि 5,000 रुपए की सब्जी आया, मैं 6,000 रुपए की बेच सका हूं या नहीं। अगर मैंने बेच दी है तो 1,000 रुपए मेरा मुनाफा है, जिससे मैं अपने घर बार का जो है वो और अपने बाल बच्चों का जो है वो पेट पालूंगा। और अगर वो 5,000 की सब्जी मैंने 4,500 रुपए की बेची है तो फिर मेरा 500 रुपए का नुकसान हो गया, वो मैं नुकसान कहाँ से पूरा करूंगा। एक चाय का होटल चलाने वाला जो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो चाय बेचता है और अपना काम चलाता है, आज जब वो 105 रुपए की चीनी खरीदेगा तो फिर वो चाय की कॉस्ट को कहाँ ले जाएगा। और उसका वो चाय खाना जहाँ मजदूर तबका और आम मोहल्लेदार बैठकर चाय पीते हैं, जब उन्हें 30 रुपए और 40 रुपए का एक कप चाय मिलेगा तो वो वहाँ कहाँ आके बैठेंगे और क्या सूरत हाल बनेगी। ये जो है वो काबिल गौर नुक्ता है। मेरा ख्याल है कि हमारे माशी माहिरीन को इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बुनियादी मसाइल हैं और ख़ास तौर पे एक आम आदमी की जो मईशत होती है, गरीब आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, आप ऊपर जो ये मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं, इकॉनमी को कैसे तरक्की दी जाए, नए इंडस्ट्रियल जोन्स कैसे बनाए जाए, ये बहस तो आज तारीख तक हमारे मुल्क में हो ही नहीं रही कि हमारे पास 2050 के अंदर हम कहाँ खड़े होंगे। आबादी के हवाले से एक बड़ा बुनियादी सवाल मैं आप सबकी खिदमत में छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पर कि पाकिस्तान की हुदूद मुतय्यन है, इसमें इजाफा नहीं होना, यानी कि आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें इजाफा नहीं होना। अब आपके पास अगर आज आबादी 24 करोड़ है, अगर मान ली जाए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे चलते हुए 60% के हिसाब से अगर नौजवान आपके पास हैं तो तकरीबन 2050 के अंदर इसका तनासुब दुगना हो जाएगा, डबल के करीब आपके पास हो जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब 50 करोड़ लोगों की गुंजाइश आपके पास होगी, ये एक बड़ा आम सवाल है। क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि आपके पानी के जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, गैस आपके पास डिप्लीट हो गई है, दूसरा आपका पोटेंशियल जिसके ऊपर वाक़तन काम करने की ज़रूरत थी आपने नहीं किया। आप इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कैसे करेंगे, ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखेंगे। आखिर में जुनैद भाई अगर कोई मैसेज देना चाहें ख़ासतौर पे वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं तो ज़रूर दीजिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि देखें, नो डाउट महंगाई एक बहुत बड़ा एक मसला है और एक आम हमारे एक पाकिस्तानी के लिए दिस इज़ अ बिग चैलेंज कि वो किस तरह अपना सर्वाइव करता है, कर रहा है इन हालात में जो है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ द स्टेक होल्डर, जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस तरफ दे हैव टू कंसिडर कि इसको किस तरह से कंट्रोल करें ताकि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो चीज़ें ज़रा बेहतर होना शुरू हों। दूसरी बात ये कि मैं आपसे आपकी तवज्जो से मैं बात अहम करना चाहूँगा, स्पेशली टू द कॉमर्स मिनिस्टर, कि इस वक्त एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है। वो ये कि इंटरनेशनली जो है वो फ्रेट के जो चार्जेस हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं। यानी आप समझिए कि जो फ्रेट के चार्जेस $2,000 पर कंटेनर थे वो 10,000 से भी तजावज़ कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा इंक्रीज़ है और जो कि अभी आगे लगता है कि अभी इसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आती, कोई कमी नज़र नहीं आती, इम्कान बढ़ने का भी है। तो ये क्योंकि हम एक इम्पोर्ट बेस्ड मुल्क हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी ज़ाहिर मेजर $70 बिलियन की हम बात कर रहे हैं इस साल इम्पोर्ट करने की जो है। तो डेफिनेटली इम्पोर्ट इज़ एवरीथिंग हैज़ टू, जब इसमें इतनी बड़ी इम्पोर्ट करेंगे और सारी बाई हमारी इम्पोर्ट बाई सी है ऑलमोस्ट, तो उस पर कॉस्ट पे इसका असर आएगा। तो एक्सपोर्टर्स के हवाले से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये बेस्ट टाइम है कि हम अपनी नेशनल कैरियर को एक्टिव करें, कि क्योंकि एक हमारा एक एसेट था वो, और अगर हम इस टाइम पे अपने नेशनल कैरियर को एक्टिव करते हैं फॉर एक्सपोर्ट्स जो हैं, तो डेफिनेटली वो एक हमारा एक जो एक इंस्टीट्यूशन है वो भी उसको वापस रिवाइव हो जाएगा, प्लस हमारे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेशन मिलेगी कि जिसके अंदर हमारा मुल्क जो है वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकता है एक्सपोर्ट्स के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। गजाली भाई मेरे पास 20 सेकंड है, मैं चाहूँगा एक मैसेज आप जल्दी से आप भी दे दीजिए। जी यासिर भाई, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा वफाकी और सूबाई हुकूमत को कि खुदारा महकमा तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। अगर आप तालीम के शोबे को तवज्जो नहीं देंगे तो जिस जानिब आपने इशारा किया, हमारी बढ़ती हुई आबादी, आइंदा आने वाले दिनों में हम जो है वो जब 50 करोड़ की आबादी को क्रॉस कर रहे होंगे तो जो जोग्राफियाई हुदूद हैं वो यही रहेंगी, उसमें हम इजाफा नहीं कर सकते। हमारा मुल्क शदीद तरीन माशी और माशरती दबाव का शिकार हो जाएगा, लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि हम एक नाकाम रियासत का
तसव्वुर पेश करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को शोबा तालीम की जानिब तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारे लिए बेहतर नताइज सामने आ सके। ठीक है, इफ्तिखार गजाली साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। जुनैद रहमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी नवाजिश, आपने सुबह के वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की और बड़ी अहम गुफ्तगू की है। अब ये इकॉनमी के हवाले से और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर देखने वाले पैगाम भेजते हैं और मौसूल हो रहे हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक नशिस्त ज़रूर रखी जाएगी, तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरे सेगमेंट की तरफ क्योंकि हमें बढ़ना होगा, आपकी सेहत के हवाले से जो प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है वो आज के दिन जारी रहेगी। दूसरे सेगमेंट में उसकी तरफ चलेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।